हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से शेयर करिए बिना देरी के हुए। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न क्या है हमारा, तो अच्छे से एक बार आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग। मिजल्स के चकत्ते सबसे पहले कहां पर दिखाई देते हैं? धड़ पर दिखाई देते हैं, चेहरे पर, हाथों पर या पैरों पर? कहां पे दिखाई देते हैं सबसे पहले मिजल्स के चकत्ते? तो आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। और क्लास को आप लोग शेयर करिए बिना देरी के हुए, ठीक है। बिना देरी के लिए क्लास को आप लोग शेयर करेंगे। जो लोग भी जुड़े हैं ना, सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और एक बार दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चेहरे पे मीजल्स के चकत्ते हैं ना, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं लाल रक्त के चकत्ते सबसे पहले, इसी के शुरू होने से पहले कहाँ पे दिखाई देंगे? तो ये आपके चेहरे पे दिखाई देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एमटीडी यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी किस बीमारी में दिया जाता है? तो सभी लोग बताएंगे, ठीक है। एक बार बताइए, पोलियो में दिया जाता है, टीबी में दिया जाएगा, लेप्रोसी में दिया जाएगा, एड्स में दिया जाएगा, किस में दिया जाता है एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी दोस्तों? तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने काफी लोगों ने दिया आप में से, तो लेप्रोसी हो जाएगा यानी कि कुष्ठ रोग, ठीक है, के इलाज के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। 1981 से कब से ये दिया जाता है, ठीक है, 1981 से प्रभावी ढंग से किया जा रहा है, जो कि 3 एंटीबायोटिक दवाओं का संयोजक होता है, जिसमें क्या होगा, ठीक है, डेप्सोन, रिफेम्पिसिन एंड क्लोफाइजीमाइन यहाँ पे दिया जाता है। 6 से 12 महीने के उपचार से क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं और व्यक्ति ठीक हो जाता है। किसमें? तो लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कुष्ठ रोग में आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, आगे पोलियो के बारे में देखेंगे। पोलियो क्या है, तो एक वायरस जिससे क्या होता है, लकवा होता है। इसे पोलियो के टीके से आसानी से रोका जा सकता है। इसे पोलियोमाइलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। टीबी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है, नाभि जीवाणु के कारण होता है। फेफड़ों को प्रभावित करता है और शरीर के किसी भी हिस्से को भी प्रभावित कर सकता है ये, ठीक है। एड्स यानी कि क्या, ठीक है, एड्स या एचआईवी जिसे कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एचआईवी, ठीक है, जो किया, ठीक है, इन्फेक्शन से लड़ने की शारीरिक क्षमता पर बुरा असर डालता है। यह वायरस इन्फेक्शन वाले खून, वीर्य या योनि द्रव्य यानी कि जिसे वेजाइनल फ्लूइड कहते हैं उसके संपर्क में आने से फैलता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर बताएंगे, डिप्थीरिया सबसे ज्यादा किस माध्यम से फैलता है? दोस्तों आप लोग बताएंगे, डिप्थीरिया सबसे ज्यादा किस माध्यम से फैलता है? फेको ओरल रूट से फैलेगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सेक्सुअल कांटेक्ट या, ठीक है, फोमेटिस? तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। डिप्थीरिया जिसे गलघोटू भी कहा जाता है, ठीक है, नाक और गले की एक गंभीर संक्रामक ठीक है, जीवाणु संक्रमण है जिसे टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। तो डिप्थीरिया कैसे फैलता है, जिसे गलघोटू भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करिए। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलेगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, ठीक है। बैक्टीरिया या वायरस से होता है, या तब होता है जब कोई व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बोलता है, जिससे कि हवा में संक्रामक एजेंट वाली छोटी छोटी बूंदें निकलती है। ये बूंदें आसपास के लोगों में, मुंह या नाक में या आंख में पहुंच जाती है। उससे क्या होता है, तो ये फैलता है डिप्थीरिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि देखिए, संक्रमित व्यक्ति से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए जो डिप्थीरिया से संक्रमित है। संक्रमित व्यक्ति के साथ जितना कम संपर्क में रहे उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक है। डिप्थीरिया से जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर ही रहें, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए, देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से क्या क्या फैलते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा फैलेगा,
कंठमाला, कोविड-19 हो जाएगा, ठीक है, रोजुला इन्फेक्ट हो जाएगा, ब्रोंकियोलाइटिस, ये सभी चीजें इससे फैलते हैं, ठीक है। फेको ओरल रूट क्या होता है, ठीक है, फेको ओरल रूट यानी कि बीमारी, यानी कि मल मौखिक मार्ग बीमारी फैलाने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, तो संक्रमित व्यक्ति के मल में मौजूद रोगाणु एक दूसरे के मुंह में जाते हैं, इसे फेको ओरल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, और यौन संपर्क आप पता ही है, लोगों के बीच कोई भी शारीरिक संपर्क है जो कि यौन प्रकृति, ठीक है, प्रकृति का होता है। इसमें शरीर के अंतरंग भागों को छूना शामिल होता है, जैसे कि जनांग, कमर, स्तन, नितंब या भीतरी जांघें, तो इससे होता है। फोमेटिस क्या होता है, फोमाइटिस एक निर्जीव वस्तु है जो कि संक्रामक बीमारियों को फैला सकती है, फोमाइटिस। इन्हें निष्क्रिय वेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इन्हें निष्क्रिय वेक्टर कहा जाता है। फोमाइटिस जो है बैक्टीरिया, वायरस या कवक जैसे संक्रामक कारकों से दूषित हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ नंबर बताएंगे, टेटनस किस माध्यम से फैलता है, तो एक बार बताइए। क्लास को आप लोग शेयर करेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, जो लोग भी जुड़े हुए हैं क्लास में, तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़िए एंड शेयर करेंगे क्लास को। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, एंड शेयर कर दीजिए। बताएंगे टिटनस किस माध्यम से, घाव का टिटनस बीजाणु के द्वारा संक्रमित होने से, दूषित पानी से नहीं फैलता है, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा फोर्थ का, ठीक है। दूषित पानी से, दूषित भोजन से तो नहीं फैलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घाव के टिटनस बीजाणुओं द्वारा संक्रमण, ठीक है, संक्रमण होने से टिटनस फैलता है। यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। टिटनस जो कि बैक्टीरिया के जरिए फैलने वाला एक संक्रामक, ठीक है, यह बैक्टीरिया के जीवाणु, सॉरी बीजाणुओं से दूषित घाव के जरिए शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। टिटनस को लॉकजॉ, ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो लॉकजॉ भी से कहा जाता है। जैसे कैसे कैसे फैलेगा, ये देखिए, खुले घाव, कट या खरोंच लगने पर फैलता है ये, ठीक है। गंदे सतह पर चोट लगने पे फैलेगा, ठीक है। घाव बाद में गंदा हो जाने पर फैलेगा, कीड़ों के काटने से, दांतों के संक्रमण से, नसों में दवा के इन्फेक्शन से भी फैल सकता है। देखिए, तो दूषित सुई होता है ना, दूषित सुई से त्वचा पंचर होने पर भी होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जलन होने पे एंड शीतल होने पे भी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ नंबर बताएंगे, हेपेटाइटिस बी का इंक्लूपेशन पीरियड, उद्भव काल बताना है आप लोगों को, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का उद्भव काल आप लोगों को बताना है। सब लोग आंसर करिए, एक बार क्लास को सभी लोग जल्दी से शेयर करेंगे। फिफ्थ नंबर का आंसर करिए, हेपेटाइटिस बी का इंक्लूबेशन पीरियड कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कितना होता है, ठीक है, तो 45 से 180 दिन होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के संपर्क में आने के बाद बीमारी के लक्षण दिखने में कितना, तो 45 से 80 दिन लग सकते हैं। इस समय को उस्मायन अवधि या इंक्लूबेशन पीरियड कहा जाता है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए सिक्स्थ नंबर का बताएंगे, डिप्थीरिया का इंक्लूबेशन पीरियड बताना है, कितना रहता है। डिप्थीरिया का उस्मायन अवधि बताना है, 3 से 5 साल, 6 से 10 दिन, या ऑप्शन सी क्या होगा 45 से, तो ये तो आपका हेपेटाइटिस बी का हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 2 से 6 दिन, तो यहाँ पे बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो डिप्थीरिया का उस्मायन अवधि यानी कि इंक्लूबेशन पीरियड जो होता है ना, कितना होता है, 2 से 5 दिन तक होता है। हालांकि यह 1 से 10 दिन के बीच बीच भी हो सकता है, कितना, 1 से 10 दिन के बीच भी हो सकता है। डिप्थीरिया के लक्षण क्या क्या होते, तो गले में खराश, बुखार, गर्दन की ग्रंथियों में सूजन, कमजोरी होता है, और निगलने में भी कठिनाइयां होती हैं इसमें। आगे बढ़िए, 7 नंबर को देखेंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी कुपोषण के कारण होती है, यानी कि मेल न्यूट्रिशन के कारण होती है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। कुपोषण के कारण होने वाली बीमारी स्कर्वी है, डायबिटीज है, एनीमिया या वेरी वेरी होती है। तो कुपोषण देखिए, शरीर में अपर्याप्त तत्वों की कमी होती है तो उसे कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण के कारण व्यक्ति में विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पदार्थों की कमी के कारण हो सकता है। तो 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया आप लोगों को, नहीं नहीं दिख रहा था, यानी कि नहीं होती है।
और तीनों तो होते हैं, यानी कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी अम्ल की कमी के कारण। एनीमिया, ठीक है, एनीमिया भी, ठीक है, आपका विटामिन B9 की कमी के कारण होगा। बेरी बेरी किसके कमी के कारण होगा, तो विटामिन बी के कमी के कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायबिटीज जो है ना, वो ये क्या होता है, तो ये कुपोषण के कारण नहीं होता है, कुपोषण के कारण होने वाला सॉरी बीमारी नहीं है। तो इंसुलिन यानी कि मधुमेह जो है एक स्थायी रूप से उच्च शर्करा स्तर की स्थिति है, जो शरीर के इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए, 8 नंबर को देखेंगे, कंगारू मदर केयर, केएमसी, कंगारू मदर केयर, शॉर्ट फॉर्म में केएमसी कहेंगे, किस बीमारी के इलाज में लाभदायक है, सभी लोग बताएंगे। कंगारू मदर केयर जो है किस बीमारी के इलाज में, ठीक है, लाभदायक होता है, दौरे, तापमान की कमी, पेट दर्द या एनोरेसिस, तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है, क्वेश्चन आसान है आप लोगों के लिए कि कंगारू मदर किसके लिए दिया जाता है, तो तापमान की कमी के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, किसके लिए, तो तापमान की कमी के लिए कंगारू मदर केयर जो होता है दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक तकनीकी है जिसमें क्या हो जाता है, तो शिशुओं को माँ की नंगी छाती पर त्वचा से त्वचा के संपर्क कराया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, दौरे पता ही है, ठीक है, एनोरेसिस में क्या होता है, ठीक है, तापमान की कमी को क्या कहेंगे, तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। एक चिकित्सकीय आपातकाल है। हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, यानी कि 95 फ़ारेनहाइट से कम होता है, तब होता है हाइपोथर्मिया। इसके कारण क्या होते हैं, ठंडे मौसम, ठीक है, मौसम में रहना, पानी, ठंडे पानी में डूबना, या अपर्याप्त हीटिंग वाले इंडोर स्थान जो कि होते हैं इस तापमान की कमी के कारण होते हैं। दौरे यानी कि मिर्गी, आप लोगों को पता ही है, पेट दर्द पता ही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और एनोरेसिस क्या होता है, तो एनोरेसिस जिसे बिस्तर में मूतना कहा जाता है, बिस्तर गीला करना। आगे बढ़िए, 9th नंबर को देखेंगे, बताएंगे निम्न में से विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी नहीं होती है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी नहीं होगा, यहाँ पे तो आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, जो कि विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, क्या है, तो बेरी बेरी जो है ना, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, यानी कि थायमीन की कमी के कारण होने वाला एक कुपोषण जन्य रोग है। यह बीमारी ज्यादातर उन लोगों में होती है जिनका आहार ज्यादातर सफेद चावल या अत्यधिक, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाला होता है, उसमें पाया जाता है। रात्रि अंधता जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, कैरोटोमेलेसिया भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और कार्नियल जेरोसिस, ठीक है, जो कि आंखों की बीमारी है, ठीक है, ये भी आप लोगों का, ठीक है। कैरोटोमेलेसिया क्या होता है, तो आंख से जुड़ी स्थिति है जिसमें कार्निया, आंख के सामने का हिस्सा, ठीक है, मुलाशय और क्लाउड यानी कि धुंधला हो जाता है, तो उसे कार्नियल जेरोसिस कहते हैं। एंड सॉरी, कार्टोमेलेसिया कहते हैं। एंड कार्नियल जेरोसिस में क्या होता है, तो कार्निया की पारदर्शिता कम होने से कार्नियल, ठीक है, जीरोसिस होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी है। तो जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है, इसमें 10th का सभी लोगों को बताना है। खसरा है, मम्स है, एड्स है, या डिप्थीरिया। डिप्थीरिया तो आपने काफी बार, बहुत बार पढ़ लिया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, ठीक है, तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं, ऑप्शन में आ जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है, इधर उधर से। डिप्थीरिया हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10th का ऑप्शन डी होगा, यानी कि डिप्थीरिया हो जाएगा राइट आंसर। तो डिप्थीरिया जिसे गलघोटू भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है, तो गलघोटू भी कहा जाता है इसे, ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो गलघोटू भी कहा जाता है। नाक और गले का एक गंभीर संक्रमण, संक्रामक जीवाणु संक्रमण है, जिसे टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। खसरा के बारे में, ठीक है, एक ही ठीक है, क्या है, एक प्रकार की संक्रामक वायरल बीमारी है खसरा। एंड मम्स क्या है, मम्स यानी कि जिसे गलसुआ या गलगंड कहा जाता है, एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो कि लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जिसे टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। एड्स अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, एड्स या जिसे HIV भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस भी कहा जाता है इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 11वां नंबर बताइए, लड़कियों में यौवन की पहली घटना होती है। तो ठीक है, तो लड़कियों में
यौवन की लड़कियों में यौवन की पहली घटना कौन सी होती है? तो प्यूबार्के होगा, थैलार्के होगा, रजो दर्शन होगा या मेनार्के हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो लड़कियों में यौवन की पहली घटना क्या होता है? तो स्तन का विकास या स्तन उभार होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो थैलार्के कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? तो थैलार्के कहा जाता है। यह आमतौर पे 8 से 13 साल की उम्र में होता है। कितना होता है? तो 8 से 13 साल की उम्र में होता है। प्यूबिस हेयर बढ़ना, ठीक है। इसमें क्या होता है? लड़कियों के यौवन के, ठीक है, प्यूबिस का जो बाल होता है बढ़ना, पैरों और, ठीक है, अंडर आर्म में बाल बढ़ना, मासिक धर्म शुरू होना एंड योनि स्राव होगा, शरीर से दुर्गंध आना, ये सभी चीजें होते हैं। कुल्ले चौड़े होने, तो ये क्या होते हैं? तो लड़कियों की यौवन की पहली घटना होती है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रजो दर्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो रजो दर्शन का मतलब पता है, स्त्रियों में मासिक धर्म या, ठीक है, मासिक धर्म का स्टार्ट होना रजो दर्शन कहलाता है। मीनार के, ठीक है, पता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 12th नंबर बताएंगे। एक आदमी जिसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 22 है, ठीक है, 22 है, तो क्या हो जाएगा? तो बीएमआई जिसे बॉड, ठीक है, तो वो ओवरवेट होगा, अंडरवेट होगा, नॉर्मल होगा या ओबेस होगा। तो देखिए बीएमआई जो है ना आप लोगों का, बीएमआई इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कि आपका वेट कितना है? 48 केजी है, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे? 48 केजी आपका वेट ऊपर रखेंगे, ठीक है, वेट आपका, ठीक है, वेट आपका कितना है? 48 केजी है। एंड आपका हाइट जो है ना, हाइट, उसको सेंटीमीटर में मापेंगे तो 152, ठीक है, 152 इंटू 152 सेंटीमीटर करके, ठीक है, ऐसे इसको करेंगे ना, भाग दे देंगे, ठीक है, इसको 2 बार लिखेंगे या 2 बार इसको लिखेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का आसानी से कैलकुलेट, ठीक है। 2 बार लिखेंगे इसे तो कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि 48 केजी आपका ऊपर वेट रहेगा, वेट को ऊपर रखेंगे और हाइट जो आपका है ना सेंटीमीटर में 2 बार, ठीक है, गुणा करके उससे भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि किसी का, ठीक है, आदमी का बीएमआई जो है ना 20 या 22 हो या 21 हो तो उसे क्या कह सकते हैं? तो नॉर्मल कहा जा सकता है। आगे बढ़िए, 13 का बताएंगे। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के अच्छे स्रोत नहीं होते? ठीक है, पोषक तत्व के अच्छे स्रोत कौन से नहीं होते हैं इसमें बताएंगे। बताना है, बताइए। विटामिन, खनिज, प्रोटीन या रेसे? तो आंसर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर? फटाफट से आंसर करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग से भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन जो होते हैं ना, ठीक है, प्रोटीन जो कि अच्छे स्रोत कौन से इसमें से नहीं होते हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें कंफ्यूजन, लेकिन ऑप्शन सी आप लोग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का सबसे अधिक प्रोटीन रखता है? तो कौन सा भोजन जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन देता है? मछली देगा, बकरे का मांस देगा, बकरे का यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, या यहाँ पे अंडा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन इसमें से देता है? ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन देता है? तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि बकरे का मांस जो होता है ना सबसे ज्यादा प्रोटीन देता है। बकरे का मांस जो होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। उसके बाद से किससे मिलेगा? तो अंडे से मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे एंड आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा दूध मिल्क प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? मिल्क प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। होल मिल्क है, टोन्ड मिल्क है, स्किम्ड मिल्क है या नन ऑफ दीज है। ठीक है, देखिए ये सभी मिल्क के प्रकार हैं। किसी में से देखिए मिल्क का, कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो यहाँ पे बताइए जिसमें फैट ना हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी होगा, स्किम्ड मिल्क हो जाएगा। स्किम्ड मिल्क हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्किम्ड मिल्क या जिसे स्किम्ड दूध कहा तब बनता है जब इसमें से क्या करेंगे? तो पूरे दूध से सारा मिल्क फैट को निकाल दिया जाएगा, मिल्क फैट को पूरा निकाल दिया जाएगा। तो उसे, ठीक है, सबसे ज्यादा कैल्शियम, इससे प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत हो जाएगा यदि फैट इसका निकाल दिया जाए पूरा। ठीक है, अनटोन्ड, टोन्ड भी बताइए इसमें पूरा समझिए तो
एक तरह से पियेंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, बस लगेगा कि पानी पी रहे हैं आप लोग। ठीक है, टोंड, क्योंकि पानी पी रहे हैं, मैं भी कुछ दिनों तक पिया हूँ, बहुत दिनों तक अभी भी। ठीक है, टोंड ही यूज करता हूँ, क्योंकि देखिए जो बाहर से हमारे यहाँ आता है, भैंस वाली दूध होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मलाई होता है, तो फैट का बहुत ज्यादा असर करता है। ठीक है, तो टोंड पी सकते ऐसे जिनको भी ज्यादा दिक्कत है फैट का, तो वो टोंड दूध का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि दूध पी रहे हैं बस। ठीक है, उसमें ज्यादा कैल्शियम वगैरह वो मिलता है, प्रोटीन मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी फैट की मात्रा नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो ये रहा ना हमारे 15 प्रश्न। मिलेंगे आप सभी लोगों से कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। धन्यवाद सभी लोगों को, बाय बाय, टेक केयर।